अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हुकूमत साजी के मामलात पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान पैदा हो गया है डेडलॉक। ये डेडलॉक क्यों पैदा हुआ है, किन नुकात पर पैदा हुआ है, ये इस प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। और फिर मरसूं मरसूं पंजाब न डेसूं, नवाज शरीफ बरहम है जनाब, ये मामला क्या है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर जेल के अंदर इमरान खान की कुछ पुरस्रार मुलाकातों और उनकी तबीयत की ख़राबी की ख़बरें भी आ रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा भी काफ़ी सारी ख़बरें हैं जो आपके साथ हमने शेयर करनी है, मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। एक बड़ी अफसोसनाक खबर है और वो खबर आई है रावलपिंडी से, और अब से कुछ देर पहले की वो ख़बर है। वो ये है कि एक साबिक रुकने पंजाब असम्बली, इलेक्शन उन्होंने इस दफ़ा भी लड़ा था लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके, रावलपिंडी से चौधरी अदनान, उनको जो है वो गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। और ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है रावलपिंडी पुलिस लाइंस के बिल्कुल बाहर, जनाब पार्क और पुलिस लाइंस के बाहर पेश आया है। और ये बताया गया है अब तक की जो इतलात हैं कि चौधरी अदनान अपनी गाड़ी में जा रहे थे और मोटरसाइकिल सवारों ने उनका ताक़ुब किया और उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में चौधरी अदनान जो है वो शदीद ज़ख्मी हो गए, लेकिन अस्पताल पहुंचने तक मालूम हुआ कि वो जाँ भाग हो चुके हैं, जबकि उनके साथ जो उनका ड्राइवर था वो भी गोलियां लगने से ज़ख्मी हुआ है। चौधरी अदनान को रावलपिंडी जनरल अस्पताल, जिसका अब नया नाम बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल है, उसमें पहुँचाया गया। लेकिन उसके बाद जब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद उनकी लाश पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई। चौधरी अदनान के बारे में थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि ये पहले मुस्लिम लीग काफ में होते थे। उसके बाद जब ये 2013 में का जो एक इनका इलेक्शन था उसमें ये पीटीआई में चले गए थे, शेख रशीद अहमद के साथ इनकी बहुत गाड़ी चिनती थी। उसके बाद 2018 का इलेक्शन उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर लड़ा था और ये रुकने पंजाब असम्बली मुंतखब हो गए थे। उसके बाद ये पार्लिमानी सेक्रेटरी भी रहे और 9 मई के बाद जिन जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया था उनमें भी चौधरी अदनान शामिल थे। इन्होंने इस्लामाबाद प्रेस क्लब में, नेशनल प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान किया था। और ये इलेक्शन जो अभी हुआ है 2024 वाला, इसके अंदर भी ये सूबाई असम्बली के उम्मीदवार थे लेकिन कामयाब नहीं हो सके। रावलपिंडी पुलिस का ये कहना है कि पुलिस मौके पर पहुँच चुकी है, वहाँ पर जो शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, CCTV फुटेज भी चेक की जा रही हैं और ये देखा जा रहा है कि इस कत्ल के पीछे कौन से मरकात हैं और किसने किया। बज़ाहिर जिस तरह के मोटरसाइकिल सवारों ने कत्ल किया है उस तरह तो ये एक टारगेट किलिंग का वाक़या लगता है। अल्लाह ताला खैर करे, एक अफसोसनाक ही वाक़या था ये। दूसरी खबर की तरफ आते हैं जनाब। दूसरी खबर है अपना जेलम वाले फवाद चौधरी साहब के हवाले से। फवाद चौधरी साहब जो इस वक्त गिरफ़्तार हैं वो हैं एक फ्रॉड के केस में, और वो केस ये है कि एक शख्स ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया हुआ है कि फवाद चौधरी ने जब वो वज़ीर थे तो उन्होंने 50 लाख रुपए उस शख्स से लिए थे कोई नौकरी दिलवाने के एवज़, लेकिन उसको नौकरी नहीं दिलवाई गई। लेकिन उसमें जो फवाद चौधरी का मौक़िफ़ है, उनका ये कहना है कि ये पता नहीं ये मुद्दई है कौन, मैं तो उसको ज़िंदगी में पहले कभी नहीं मिला। तो ये फवाद चौधरी का जो मौक़िफ़ है वो भी हम आपके सामने हमने रख दिया है। आज फवाद चौधरी को अदालत में पेश किया गया था जहाँ पर उनकी अहलिया हिब्बा फवाद भी मौजूद थी, उनके भाई फैसल चौधरी एडवोकेट भी मौजूद थे और उनके जो वकालत की है वो कैसर इमाम एडवोकेट ने की है। और जो सेशन कोर्ट है इस्लामाबाद की उसने इनकी दरख्वास्त ज़मानत पर दलाइल सुने हैं और दलाइल समात मुकम्मल होने पर उन पर फ़ैसला महफूज कर लिया है। तीसरी खबर जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है अपनी। आपको पता है ना वो जो माचू मैन टाइप की खातून, वैसे माचू मैन का लफ्ज़ मर्दों के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन माचू मैन टाइप की खातून है अपनी आपा फिरदौस आशिका अवान साहिबा। उन्होंने उनकी एक हालिया वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने एक पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारा था, जिस पर फिरदौस आशिक अवान साहब को नोटिस दे दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। और आज वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पेश हुई थी, बाहर मीडिया से उनकी गुफ्तगू हुई तो उनको पूछा जी आप किधर आई हैं, तो उन्होंने कहा जी मुझे तो इलेक्शन कमीशन ने में पेश होने के लिए उस वो थप्पड़ मारने वाले केस में। तो उन्होंने कहा जी आप खुद आई हैं या आपको बुलवाया गया? उसने कहा जी मुझे बुलवाया गया है। अच्छा, ये फिर जब अंदर गई हैं और इलेक्शन कमीशन के रूबरू पेश हुई हैं, वहाँ पर जो है वो जो KPK से जो मेंबर थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने उनसे पूछा जी ये बताएं आपको किसने हक दिया था कि आप पुलिस वाले को इस तरह थप्पड़ मारें?
तो फिरदौस आशिक कवान ने कहा कि जी मुझे किसी ने ये हक़ नहीं दिया था, लेकिन हमारी वीडियोस भी देख लें, हमारे वोटर्स क्या इंडिया के वोटर्स हैं, और क्या कानून पुलिस वालों को ये हक़ देता है कि ये किसी की सहूलत साजी करें। वैसे लफ्ज़ अमूमन सहूलत कारी इस्तेमाल होता है, लेकिन चूँकि फिरदौस आशिक कवान ने लफ्ज़ सहूलत साजी इस्तेमाल किया, तो दुरुस्त रिपोर्टिंग का तकाज़ा है कि चाहे उन्होंने गलत भी लफ्ज़ बोला तो हम आपको वही बताएँ। और फिर उन्होंने जब ये बात की तो फिर जो मेंबर पंजाब थे इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने जो है वो कहा कि जी ये कानून आपको ये क्या हक़ देता है कि आप इसको किसी को थप्पड़ मारें। और फिरदौस आशिक कवान ने कहा कि जी बिल्कुल मुझे कानून ये हक़ नहीं देता। यही वजह है कि मैंने जो है वो अदालत में या इलेक्शन कमीशन में पेश होते ही सबसे पहले अपने इस जो थप्पड़ मारने वाले वाक़या है उस पर माज़रत तलब कर ली है। अब माज़रत तो उन्होंने तलब कर ली है, लेकिन अब उनसे तहरीरी जवाब भी तलब किया गया। उसके बाद फ़ैसला होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से क्या करता है। बाकी आज बहुत सारी खबरें आ रही हैं जनाब, कभी भी पता चलता है फ़लाँ गया, कभी लगता है फ़लाँ गया, कभी लगता है फ़लाँ गया। एक दो वाक़यात हुए हैं बड़े इम्पोर्टेंट, और अगर हम बड़ा वाक़या समझें कि जहांगीर खान तरीन जो कि किसी ज़माने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हम कह सकते हैं कि इमरान खान के बाद सबसे ताकतवर आदमी थे उस पार्टी के अंदर, और बाद में जब इमरान खान साहब आए तो उन्होंने चूँकि जहांगीर तरीन ने आज़ाद हुकूमत जब आज़ाद उम्मीदवारों को लाने में और इमरान खान की हुकूमत बनाने में उनकी बड़ी मदद की थी, तो खान साहब ने उनकी मदद का सिला देते हुए मुबैना तौर पे उन्हें जो है वो गिरफ़्तार करवा दिया था FIA में। और उसके बाद उन पर इख्तलाफात हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने अलीम खान के साथ मिलकर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बना ली। जहांगीर तरीन को पहले नायल थे, जब नवाज शरीफ नायल हुए थे तो उसी ज़माने में ये भी नायल हुए थे, तो बाद में इनकी भी नायली ख़त्म हो गई। तो उसके बाद जहांगीर खान तरीन ने ये इलेक्शन भी लड़ा और उनको इस इलेक्शन में शिकस्त का सामना करना पड़ा, और पार्टी ने भी 2 ही सीटें ली, वो भी एक अलीम खान जो पार्टी के सदर थे उनकी सीट, और दूसरी ओन चौधरी जो कि जिन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के टिकट होल्डर थे, तो उन दोनों को भी जो सीटें मिली हैं उसमें मुस्लिम लीग नून के साथ एडजस्टमेंट करके मिली हैं। तो जहांगीर खान तरीन जो है वो इसको शायद अपनी सियासत का फेलियर समझे, और उसके बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी मैं अब आइंदा जुनी सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान करता हूँ, और अपनी जो मेरा फलाही काम है वो मैं करता रहूँगा। और उस पर जो है वो जो अलीम खान हैं उन्होंने भी जो रद्द-ए-अमल दिया है, उन्होंने जहांगीर खान तरीन की खिदमात को सराहा है और कहा है कि जी वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरपरस्त आला बरकरार रहेंगे, हम उनकी सरपरस्ती से फ़ायदा उठाते रहेंगे। एक तो ये बड़ी खबर थी। दूसरी खबर जो है वो जमात इस्लामी के अमीर मौलाना सिराजुल हक के हवाले से है। मौलाना सिराजुल हक भी इन इंतखाबात में कामयाबी नहीं हासिल कर सके, बल्कि ओवरऑल जमात इस्लामी को जितनी, अगरचे कि उनको कम ही सीटें मिलती हैं, लेकिन इस दफ़ा वो कम सीटें भी उनको नहीं मिली, या उस कम से भी बहुत कम मिली, जिस पर जो है वो मौलाना सिराजुल हक जो है बहुत तवील अरसे से जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर थे। उन्होंने जनाब जमात इस्लामी की इमारत से मुस्तफ़ी हो गए हैं, और बहुत सारे लोग इस पर बात करें कि जिन्होंने बड़ी अच्छी रवायत कायम की है अपनी, उन्होंने इसको नाकामी को तस्लीम किया है और अपने जमात इस्लामी के दूसरे लोगों को मौका दिया है कि वो आके जमात इस्लामी के अमीर बने। अब देखते हैं जमात इस्लामी वाले इस हवाले से उनके साथ क्या करते हैं। उनको हो सकता है वो ज़िद करके जो है वो कंटिन्यू करने का कहें, लेकिन बहरहाल वो मुस्तफ़ी हो गए हैं। दूसरी जो है वो हाफ़िज़ नईम जो हैं जमात इस्लामी के रुकने पंजाब रुकने सिंध असम्बली इस दफ़ा मुंतखब हुए थे PS 129 से। उन्होंने ये कहते हुए अपनी सीट छोड़ दी है कि जी ये जो PTI का उम्मीदवार था आज़ाद, उसके वोट मुझसे ज़्यादा थे, और ये जो नहीं मुझे सीट खैरात में दी गई है, और मैं ये खैरात में जो सीट है वो इसका मैं हलफ नहीं उठाऊँगा, मैं ये सीट छोड़ता हूँ और यहाँ से PTI का उम्मीदवार जीता। अच्छा, अब हाफ़िज़ नईम साहब ने ऐसा क्यों किया है? अब इसकी वजूहात तो वक्त के साथ साथ पता चलेंगी। हाफ़िज़ नईम साहब ने ये जो कुछ भी किया है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस मौक़िफ़ को सपोर्ट करने के लिए किया है कि जी देखें बड़ी धांधली हुई है, और जिसको जिताया गया वो उसने खुद मान लिया है। अब ये तो बाद में पता चलेगा कि जब इस हल्के का जो फॉर्म 47 का रिज़ल्ट आएगा कि उसमें जिस सीट में ये जीते हैं वो वाकई जीते भी हैं या नहीं हैं। और लेकिन बहरहाल उन्होंने ये सीट छोड़ने का ऐलान किया है, और इस मौक़िफ़ से उनके PTI के मौक़िफ़ को तक़वियत पहुँचती है। दूसरा जो पीर पगारा साहब हैं फंक्शनल लीग के सदर, उन्होंने भी कहा है कि जी जो 2 सूबाई सीटें हमने जीती हैं सिंध असम्बली में, वो हम छोड़ने का ऐलान करते हैं। उन्होंने कहा कि जब ये फ़ैसला हो चुका है कि सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देना है, तो ये 2 नशिस्तें हम क्यों लें, और ये भी आसिफ जली ज़रदारी साहब को दे दें। ये जो इनकी वजह है कि ये 2 नशिस्तें हम क्यों लें और सिंध
ये सीटें भी जरदारी साहब को देने की दे दें। मुझे पीपल्स पार्टी की जो सियासत है उससे बहुत सारे नज़रियाती इख्तलाफात हैं, लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी का ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने सूबा सिंध को बिल्कुल इंटैक्ट रखा हुआ है अपनी पार्टी के पास। और इस बात पे कोई इस्तीफ़ा दे दे कि जी सारी सीटें ज़्यादातर जरदारी साहब क्यों जीत गए, ये वैसे पीर बगारा साहब के इस मौक़िफ़ से मुझे कम से कम कोई इत्तेफाक मैं नहीं करता। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जनाब। अब अगली खबर भी वही अपनी फिरदौस आशिक अवान साहिबा। फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो हैं वो जहाँ इलेक्शन कमीशन में पेश हुई, वहीं पर वो जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आज गई थी। और ये पता चला कि वो जो उनके ऊपर पोलिंग स्टेशन, एक सियालकोट के अंदर जो पोलिंग स्टेशन है उस पर हमला या कार्य सरकार में मुदाखलत और इस किस्म के इल्ज़ामात पे उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया था सियालकोट में। तो उन्होंने उनसे पूछा गया कि जी आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों आई हैं, तो उन्होंने कहा जी मैंने हिफाजती ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया है। बायोमेट्रिक तस्दीक उनकी वहाँ पर हो गई थी। उन्होंने बताया कि मैंने बायोमेट्रिक तस्दीक करवा ली है, मैंने अब दरख्वास्त डाल रही हूँ कि जी मुझे जो है वरादारी ज़मानत दी जाए ताकि मैं मुतलका सेशन कोर्ट से अपनी ज़मानत के लिए रजू कर सकूँ। तो ये वो कुछ खबरें थी जो हमने आपके साथ शेयर की। अगली जो खबर है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इस्लामाबाद के 3 अरकान कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं, अंजुम वकील साहब और जो अली नवाज़ अवान साहब और जो डॉक्टर तारिक फजल साहब हैं, उन तीनों की कामयाबी का नोटिफिकेशन बाकायदा जारी कर दिया है। और खुर्रम शहजाद नवाज़ जो हैं वो पहले पीटीआई में होते थे, फिर उन्होंने पीटीआई छोड़ दी थी। तो इस दफ़ा जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे तो ऐसा नहीं है कि ये आज़ाद जीते हैं, लिखने को तो ये आज़ाद ही जीते हैं, लेकिन ये वो वाले आज़ाद ही थे पीटीआई वाले। ये इनकी पहले से ही मुस्लिम लीग नून के साथ तय हो गया था कि मुस्लिम लीग नून इनके मुकाबले में उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। तो ये बुनियादी तौर पे मुस्लिम लीग नून के ही उम्मीदवार थे, सिर्फ इनका इंतखाबी निशान दूसरा था। और बल्कि इनके बैनर भी तारिक फजल चौधरी के और इनके इकट्ठे बैनर होते थे ताकि लोगों को पता चल सके। तो खुर्रम शहजाद नवाज़ जो हैं वो अब मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का उन्होंने बाकायदा ऐलान भी कर दिया है। तो ये 3 इस्लामाबाद के जो हल्के हैं उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ, मैं आपको हल्के बताता हूँ, कौमी असम्बली के और कुछ सूबाई असम्बली के उनके जो हैं वो नताइज फ़िलहाल रोक लिए हैं। उनमें हल्का NA-56 है रावलपिंडी का, और NA-53 है, ये भी रावलपिंडी का है, NA-52 भी रावलपिंडी का है, और जो है NA-60 जो है वो जेलम का है, NA-69 जो है वो मंडी बहाउद्दीन का है, और रावलपिंडी का ही हल्का NA-57 भी है, हल्का NA-126 लाहौर का, और 127 भी लाहौर का, और हल्का NA-87 खुशाब का। और जो सूबाई असम्बली है उनके हल्का 133 ननकाना साहब, हल्का नंबर 15 रावलपिंडी, हल्का नंबर 43 PP-43 मंडी बहाउद्दीन, रावलपिंडी का ही PP-12, और रावलपिंडी और एक PP-53 और PP-4 जो है ये अटक का है, और हल्का नंबर PP-121 टोबा टेक सिंह, और हल्का 279 लिया, और PP-17 रावलपिंडी, और PP-6 मरी। ये वो हल्के हैं जिनके फ़िलहाल इलेक्शन कमीशन ने नताइज रोके हैं। अब ये जो ही इलेक्शन कमीशन इन हल्कों के वाले से मुतमईन होता है रिटर्निंग अफसरान के साथ बात करने के बाद, तो फिर इनके भी नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे, या अगर इसमें कोई रद्द-बदल हुआ तो वो भी सामने आ जाएगा। तो ये मामला था जी इनका इलेक्शन का। अभी जो है वो एक और ख़बर आई, आपको याद होगा कि कल एक ख़बर आई थी, और जो हल्का NA-121 से कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे वसीम कादर जो हैं वो पहले मुस्लिम लीग नून में हुआ करते थे, और उसके बाद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्यारे हो गए थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के वो जनरल सेक्रेटरी भी थे। और उन्होंने, हम ये कह सकते हैं कि लाहौर में जिस मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को सबसे मजबूत समझा जा रहा था वो थे शेख रोहेल असगर। और शेख रोहेल असगर को इन्होंने शिकस्त दी थी, और ये रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। और कल इन्होंने है वो मरीम नवाज शरीफ से मुलाकात की, और इन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत करना सिर्फ ये कि ऐलान किया, और अपने पुराने रेफरेंस से उन्होंने ये कहा कि मैं अपने घर में वापस आ गया हूँ। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो हैं वो अकाउंट्स जो हैं उनसे ट्रोलिंग शुरू हो गई, और ये कहा गया कि जी इनके घर के बाहर एहतजाज किया जाए, घेराव किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। और फिर एक खबर आई कि जनाब वसीम कादर साहब के घर पर हमला किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने। लेकिन जब इसकी मज़ीद तहकीक की गई है तो
वसीम कादर साहब ने कहा जी उनके घर पे किसी ने कोई हमला नहीं किया, किसी ने उनके घर के बाहर कोई एहतजाज नहीं किया और ये ख़बर गलत है। अच्छा, ये ख़बर गलत है तो फिर ये फैलाई क्यों गई? ये फैलाई इसलिए गई तो कि अगर कोई पीटीआई का उम्मीदवार कहीं दूसरी तरफ जाने का सोच रहा है तो उसके जहन में ये हो कि जो पहले गया था उसके साथ इस तरह हुआ था तो वो डर जाएँ, जबकि हुआ यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये मतलब इस हल्के की बात करें। अगली खबर जो है वो मौलाना फजल रहमान और जमीयत उलमा इस्लाम से मुतल्लिक है, क्योंकि हम ये तो देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर मुशावरत हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, बार बार मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ, MQM वाले भी आके मिल रहे हैं और काफ लीग वाले भी मिल रहे हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान इस सारे सीन से गायब थे। तो ये अब पता चला कि जनाब नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत साजी पर मुशावरत के लिए मौलाना फजल रहमान को टेलीफ़ोन किया, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो नाराज़ से दिखाई दे रहे हैं और उनके पास अपनी वजूहत होंगी, नाराज़ हैं तो उनको ज़रा कि ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब ने उनसे बात की, उनसे हुकूमत साजी पर उनका जी आपसे गुफ्तगू करनी है, आपसे मुशावरत करनी है, तो आप अगर लाहौर तशरीफ़ ले आएँ और अगर आप आते हैं तो मैं तैयारा भी भिजवा देता हूँ, खसूसी तैयारा आपको लेने के लिए। और मौलाना फजल रहमान साहब चूँकि ज़रा नाराज़ हैं तो उन्होंने ये कहा कि जी मैं अभी नहीं आ सकता आपसे मिलने के लिए, मैं पहले अपनी पार्टी के जो कल मैंने इस्लामाबाद में इजलास बुलाया है, हम वो पहले इजलास में जाके बातचीत करेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे, आपको बताएंगे। तो मौलाना साहब जो हैं वो नाराज़ हैं, वो नाराज़ मतलब हो सकते हैं, होना बनता है उनका। अगली खबर जनाब इमरान खान से मुतल्लिक है। इमरान खान से मुतल्लिक दो खबरें बड़ी शद्दोमत से गुज़श्ता रोज़ से चलाई जा रही हैं। आज भी पूरा दिन वो खबरें गर्दिश करती रहीं, पिछले दिन भी करती रहीं, और वो खबरें ये थी कि जनाब कोई दो आला तरीन शख्सियात जो हैं वो जेल के अंदर जाके इमरान खान साहब से मिली हैं, और दूसरा जो है कि इमरान खान की गुज़श्ता रोज़ रात तबीयत ख़राब हो गई और उनको जेल के अस्पताल में ले जाया गया और उनकी जो है वो तबीयत की बहाली के लिए डॉक्टरों ने काम किया। अच्छा, हमने इन दोनों खबरों को चेक किया। पहली बात ये कि इमरान खान की सेहत के हवाले से फैलाई जाने वाली खबर गलत है। इमरान खान का सब बिल्कुल फ़िट हैं, उनकी कोई तबीयत भी ख़राब नहीं हुई, ना ही तबीयत ख़राब होने का कोई शुबा भी हुआ है। और दूसरी जो बात है कि इमरान खान साहब से कौन मिलने आया, इमरान खान साहब से पहले हम आपको बता दें कि आज जो है वो शाह महमूद कुरैशी से उनकी फ़ैमिली के अरकान ने मुलाकात की है, उनकी अहलिया और बीवी बच्चों ने उनकी मुलाकात की है उनके साथ। इमरान खान की मुलाकात के हवाले से जी खबरें चल रही थी कि जनाब दो अहम तरीन शख्सियात, फिर आहिस्ता आहिस्ता नाम निकले कि कौन है, एक नाम इतना बंदा बड़ा नाम के बंदा कहता है यार क्या ही बात है, और वो जनाब चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद, ये वही साहिर शमशाद हैं जिनसे को लूप में लिए बगैर या जिनसे बात किए बगैर एक मफरूज़े के तहत कि वो इंटरफेयर करेंगे और जनाब हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब का तख्ता उलट देंगे, ये सारा 9 मई किया गया था। लेकिन इस तरह का कोई मामला जो है वो जनरल साहिर शमशाद का था नहीं, तो उस वक्त भी इनका नाम गलत तौर पे इस्तेमाल किया गया था और अपने फॉलोअर्स को यकीन दिलाया गया था कि देखें जो तीनों मुसल्लह अफवाज का जो कमेटी है उनके चीफ सी उसका जो चेयरमैन है वो हमारे साथ है और वो इंटरफेयर करेगा और ये वो कर देगा। तो वो ये वही वाले जनरल साहिर शमशाद साहब हैं। साहिर शमशाद साहब जब चेयरमैन बनने से पहले जब ये प्रमोशंस के फैसले हुए थे, जब जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने थे, तो 2 बंदे 4 स्टार जनरल प्रमोट हुए थे, एक आसिम मुनीर साहब और एक साहिर शमशाद साहब। आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बन गए, साहिर शमशाद साहब चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बन गए। तो जनरल साहिर शमशाद के बारे में ऐसी खबरें आती और फिर दूसरी खबर आती जनाब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के अपने मारूफ जो उनके पसंदीदा जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब कि जनाब ये दोनों गए हैं और इमरान खान की मुलाकात हुई है और इन्होंने इमरान खान की जो है वो मिन्नतें तरले किए हैं और इमरान खान ने का पकड़ गया, उसने कहा जी मैं तो नहीं मानता और हाफ़िज़ आसिम मुनीर को ये बता दो और वो बता दो और यूँ और वो इस किस्म की बातें। तो पहली बात ये कि वैसे हमने एहतियातन फिर भी चेक कर लिया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि यार वो 4 स्टार जनरल हैं जनरल साहिर शमशाद साहब, आसिफ गफूर साहब 3 स्टार जनरल हैं। अगर पहली बात ये कि उनको इनसे मिलने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर उन्हें मिलना भी होता तो उनको जेल जाने की क्या ज़रूरत है, दिन हो या रात हो, या खुफिया तौर पे या चोरों की तरह, उनको कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। और तीसरी बात है कि अगर उनको बिलफर्ज किसी जर्नैल को मिलना ही हो ना, किसी मतलब 3 स्टार या 4 स्टार जनरल को किसी कैदी से, तो उस कैदी को उसकी खिदमत में ला के पेश किया जा सकता है।
तो अगर कोई मुज़ाकरात इमरान खान साहब के साथ नहीं होने, ये बुनियादी तौर पे क्यों इस तरह होता है? हर कुछ अरसे बाद एक ऐसी खबर छोड़ी जाती है कि जनाब मामला तय हो गए, बात हो गई, फलां हो गया, साहिर शमशाद ने ये यकीनदानी करा दिया, आसिम मनीर जनाब मिन्नतें कर रहा है, फलाना बीच में पड़ गया, ये हो गया, वो हो गया। ये सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की जो कल्ट फॉलोइंग है, उनको जो उनके जहन जिस मनशियात की डोज़ पर चलते हैं ना, ये वो डोज़ होती है कि वो अपने फैमिली में, अपने महल्ले में, वो देखा ओ होगी गल, ओ मामला था, और फलाना जाके राती मिल गया, और फलाना जाके मिल गया। लोग भी कहते हैं अच्छा, मतलब इतना तो कोई गौर नहीं करता ना कि यार ये किस लेवल के लोगों की बात करे कि जाके वो मिल रहे हैं। तो ये ऐसा कोई नहीं होता। रही बात इमरान खान से, किसी से बात करनी होगी तो जेल में जाके थोड़ा ही करेगा, ना ही इमरान खान को बुला के करेगा। वो या तो कोई मतलब कोई मेजर कर्नल लेवल का बंदा भी चलाए तो बड़ी बात है, जेल के अंदर जाके मिल ले। तो दूसरी बात यह है कि है ना बंदा जिससे बात हो सकती है, बन्नी गाला में बुशरा बीबी के थ्रू बात हो सकती है। पहले भी जो थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी वो बुशरा बीबी के थ्रू हुई थी। तो इमरान खान साहब से जाके मिलने की ज़रूरत कोई नहीं है, मतलब तुक कोई नहीं बनती। और ना ही अभी तक जो हमारे पास इतलात हैं कि किसी का कोई ऐसा इरादा भी है कि आगे भी इमरान खान साहब से बात करें। इमरान खान साहब जो हैं वो फ़िलहाल अपने केसेस को देखें और उसके बाद जो है वो अगला मामला होगा। अब आते हैं जी हुकूमत साजी वाली खबर की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह ये न्यूज़ टू यू का रिकॉर्ड है कि मरीम नवाज शरीफ वज़ीर आला होंगी। सबसे पहले खबर हमने आपको दी थी आज से 2 रोज़ कबल, एक अलग व्लॉग हमने किया था। अच्छा जी, जो हुकूमत साजी के मामलात हैं उसमें जो हमारे ज़राए में बता रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं। मुख्तलिफ़ ख़बरें आती रही हैं और अब जो कन्फर्म ख़बर आई थी वो यही आई थी कि जिस चीज़ पर बात हुई है वो एक इतला ये है कि जी वज़ीर आज़म की जो सीट है वो शहबाज शरीफ साहब को दी जाएगी मुस्लिम लीग नून की तरफ से। और आसिफ अली ज़रदारी साहब ख्वाहिशमंद हैं कि उनका साहबज़ादा बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर आज़म बने। तो अब तक की इतलात ये थी कि जी एक फार्मूला ये है कि जी 2.5 साल दोनों मिले, और मामला यहाँ पे अड़ा हुआ कि पहले कौन आएगा वज़ीर आज़म। और उसके अलावा मरियम अगर वज़ीर आला पंजाब बनती है तो ज़रदारी साहब कहते हैं जी हमें तो कोई मसला नहीं, बन जाए। फिर जनाब इसमें कुछ मज़ीद ख़बरें आई, कोई शराइत वगैरह की बात आई। कुछ ये पता चला कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि जी ठीक है अब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते हैं तो आप जो हैं वो पंजाब जो है वो हमें दे दें। ये बात उन्होंने कही और ये फार्मूला ये दिया कि जब उनसे ये कहा गया कि जी पंजाब आपके पास सिर्फ 10 सीटें, हम तो वैसे ही वहाँ पे अक्सरियत में, हमें तो किसी की ज़रूरत नहीं, आप ना भी हम तो फिर भी हुकूमत बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखें मरकज़ में आपका वज़ीर आज़म बनाएंगे तो 10 सीटों पे अगर आप कह रहे हैं कि हमें वज़ारत आला नहीं मिल सकती तो 10 सीटों पर आप ही जो है वो तैयार थे परवेज़ इलाही को बनाने के लिए। और परवेज़ इलाही को 10 सीटों पे इमरान खान ने बनाया भी, और उससे पहले भी माजी में एक दफ़ा मंजूर भुट्टो भी इसी तरह बने थे। तो हालांकि परवेज़ इलाही को 10 सीटों पर वज़ीर आला बनाने की जो ऑफ़र थी वो ज़रदारी साहब ने करवाई थी, और जो परवेज़ इलाही साहब के सिफारशी भी ज़रदारी साहब ही थे। और परवेज़ इलाही साहब ने फिर ज़रदारी की का मान नहीं रखा बल्कि रख के तोड़ दिया, और इनके साथ कमिटमेंट करके मिठाइयाँ खा के दुआएँ करके इन्होंने मुस्लिम लीग नून को मनाया भी और जाके उधर से इमरान खान साहब से मिल गए थे। लेकिन अब उन्होंने फिर ये बात की है तो फिर ये बात जो है ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ साहब तक पहुँचे तो नवाज शरीफ साहब तो बरम हो गए। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई भाई। और ये तो ऐसे ही है ना कि अगर आज मुस्लिम लीग नून ये कहे कि जी ठीक है जी हम आप बना लें अपना वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी को, सिंध में हमारा एक MP है आप उसको बना दें उधर वज़ीर आला, तो क्या पीपल्स पार्टी मान जाएगी? बिल्कुल भी नहीं मानेगी। तो फिर पंजाब देने से मुस्लिम लीग नून की, हमारे पंजाब जो मुस्लिम लीग नून का बेस कैंप है, तो वो अब नवाज शरीफ साहब इन शराइत पर बड़े बरहम हुए हैं। और लेकिन ये फिर उसके बाद ये इसमें थोड़ी सी शाम तक मज़ीद डेवलपमेंट हुई कि यहाँ तक आ गए मामलात के ये कहा ज़रदारी साहब ने कि ठीक है आप पंजाब अपनी मर्ज़ी के रखें और आप सदर भी हमें ना दें, आप वज़ीर आज़म बनाएं शहबाज शरीफ को, और चूँकि आपकी बड़ी पार्टी है, ज़्यादा आपके पास मेंबर्स हैं, तो आप 2.5 के बजाय 3 साल ले लें, 2 साल बिलावल को दे दें। और फिर ये भी कहा गया कि जी चूँकि आपकी बड़ी पार्टी है तो आप पहले वज़ीर आज़म बन जाएँ, हम बाद में बन जाएंगे। जबकि दोपहर तक ये चीज़ फंसी हुई थी कि जी वो कहते थे कि हम पहले और वो कहते थे हम पहले। लेकिन इस वक्त ये सिचुएशन है और नवाज शरीफ साहब ने काफ़ी सारी इनमें से चीज़ें मानने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद हम कह सकते हैं कि डेड लॉक पे मामला चला गया है। और पार्टियाँ दोनों ही ऐसी हैं कि इस वक्त फंसी हुई हैं। ना तो मुस्लिम लीग नून PTI के लोगों को मिला के साथ हुकूमत बनाना चाहती है और ना ही आसिफ अली ज़रदारी उनको बनाना चाहते हैं। बना सकते हैं दोनों पार्टियाँ, लेकिन PTI के साथ मिलना कोई नहीं चाहता, क्योंकि PTI का जो माजी का रिकॉर्ड है वो सियासतदानों के हवाले से कोई इतना अच्छा नहीं है, ना इमरान खान के ऊपर कोई भरोसा करने को तैयार है। तो आज जो है वो फिर रात इजलास जारी था
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें रखी गई थी। और अब जो है वो सुबह तक मामलात थोड़े से आगे जाएंगे और कल शाम तक उम्मीद है कि इस मामले में काफ़ी क्लियरिटी पैदा हो जाएगी। तो इंशाल्लाह हम आपको सुबह भी आगाह करेंगे और कल शाम को भी आगाह करेंगे इंशाल्लाह। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।